दोस्तों आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपनी फेवरेट कंपनी यानी कि एप्पल के फ्री स्टॉक्स देने वाला हूं। ये मेगा गिव अवे आप सभी लोगों के लिए है तो इसे मिस मत करना। अगर आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की तलाश कर रहे हैं जिनमें आप बस एक बार अपनी मंथली एसआईपी स्टार्ट करके उन्हें भूल जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप भूल तो नहीं पाएंगे क्योंकि हर महीने जब भी आपकी मंथली एसआईपी की डेट आएगी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, तो थोड़ा दर्द तो होगा ही और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आपको याद आ जाएंगी। इन्वेस्ट करके भूल जाने का मतलब है कि आप किसी भी तरह की कोई भी सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं उनको आपको पॉज कर देना चाहिए या उनको स्टॉप कर देना चाहिए। जो भी आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आपको रिडीम कर लेना चाहिए या फिर किसी नए म्यूचुअल फंड में मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब और भी दूसरी तरह की बातें। हो सकता है कि आपके पास स्टॉक मार्केट का इतना एक्सपीरियंस ना हो सकता है कि आपकी जो डे जॉब है या फिर जो बिजनेस है वहां से आपको इतना समय ना मिल पाता हो जिससे कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस या रिसर्च कर सकें, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसी की वजह से मेरे ख्याल से आप मेरे चैनल पे आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। एनीवेज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इसमें इतना सोचना क्या, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मतलब आसान भाषा में, अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं अगले 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, आप चाहते हैं कि बस आपकी मंथली एसआईपी कटती रहे, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता रहे, ऑब्वियसली आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप एक बार अपनी एसआईपी स्टार्ट करके आप रिलैक्स होकर अपने दूसरे काम कर सकते हैं। आपके गोल्स चाहे अगले 5 साल के हों या 15 साल बाद के हों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन भी म्यूचुअल फंड्स की आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, इन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ के निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स की। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आज के इस वीडियो में मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो हम सबसे पहले इन पैरामीटर्स को देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स के नाम तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएंगे। आई नो कि आपको म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने की बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी, लेकिन पूरी जानकारी लिए बगैर, पूरी स्ट्रैटेजी को जाने बगैर सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम जान लेने से मुझे लगता है कि आपको कुछ खास फायदा होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 7 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है कि दीज आर टॉप एएमसी म्यूचुअल फंड्स। टॉप एएमसीज का मतलब है वो एएमसीज जो इन्वेस्टर्स के कई हजार करोड़ या इवन कुछ लाख करोड़ को मैनेज कर रही है। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन एएमसीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इन एएमसीज के और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अपनी कैटेगरी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एयूएम का। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये जो फंड्स हैं ये कितना कैपिटल मैनेज कर रहे हैं, कितने इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा इन फंड्स के ऊपर दिखाया है। तो जिन भी म्यूचुअल फंड्स की मैं आगे चल के बात करने वाला हूं, इन म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम है ये एयूएम अपनी कैटेगरी में काफी ज्यादा हाई है। एयूएम हाई हो जाने से जब हम बात करते हैं बाय एंड फॉरगेट वाले म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है और ऑब्वियसली आगे चल के इन फंड्स के अंदर आपको लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है शार्पे रेशियो का, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने जितना भी उस म्यूचुअल फंड पे रिस्क उठाया है उस रिस्क के बदले में आपको कितने रिटर्न्स मिल पा रहे हैं। शार्पे रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो म्यूचुअल फंड आपको रिस्क टू रिवॉर्ड उतना ही अच्छा देगा। तो इन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पर है वो है शार्पे रेशियो। चौथा पॉइंट आ जाता है फंड एज का, यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये कम से कम 5 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो कि 9 से 10 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स भी हैं। म्यूचुअल फंड्स पुराने होने का मतलब है कि हमारे पास इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। पांचवा पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिटर्न्स का। तो इन म्यूचुअल फंड्स के अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना आप रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स पे ले रहे हैं उन रिस्क के मुकाबले में जो रिटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपको इन म्यूचुअल फंड से सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क टू रिटर्न वाला रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी का मतलब है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो उस केस में ये फंड कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या इन फंड्स में भी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं या फिर यहाँ पर आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो वोलेटिलिटी किसी फंड की जितनी ज्यादा लो होगी वो फंड आपके लिए उतना ही ज्यादा सेफ भी होगा। सातवां और आखिरी पैरामीटर हमारे पास है पीई रेशियो का। पीई रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो भी प्राइस पे करते हैं उस प्राइस के बदले में आपको यहाँ पर कितने रिटर्न्स मिलते हैं जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिस भी म्यूचुअल फंड का लो है यानी कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में वो म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनका जो पीई रेशियो है ये 45 से नीचे का है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिनका जो पीई रेशियो है वो 40 के नीचे भी है। अब हम बात करते हैं वीडियो के उस पॉइंट के जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि हम बात करते हैं इन सभी म्यूचुअल फंड्स की। आई नो बहुत सारे व्यूवर्स इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पर आ गए होंगे क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम से मतलब होता है। उन म्यूचुअल फंड को क्यों सेलेक्ट किया गया है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, इससे बहुत ही कम लोगों को मतलब होता है। खैर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड आ जाता है लार्ज कैप कैटेगरी से। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वो सभी पैरामीटर्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं जिनके बेसिस पे मैंने इन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है।
अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करते हैं, इसका जो शार्पर रेशियो है ये है 0.03 का। वैसे तो इसका शार्पर रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एक्सिस का ब्लू चिप फंड है या फिर एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, अगर आप उन फंड्स के शार्पर रेशियो को देखेंगे तो उनका शार्पर रेशियो एक्चुअली में नेगेटिव में है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड एटलीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव में तो है। अगली हम बात करते हैं अल्फा की, तो इसका अल्फा है 0.48 का। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 1.07% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। वोलेटिलिटी इसकी ठीक है, 16.21% की है, सिमिलर टू अदर ब्लू चिप फंड्स। अगर हम बात करते हैं पी रेशियो की, तो पी रेशियो इसका लो है, यानी कि 32.06 है, जो कि एक अच्छी बात है। फंड साइज जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फंड साइज है 32,810 करोड़ रुपीस का। पिछले 5 ईयर्स का सीएजीआर इसने दिया है 12.68% का। पिछले 3 ईयर्स का सीएजीआर इसने दिया है 17.41% का। मैं आपको यहाँ पर फिर से ध्यान दिला दूं कि मैंने इस म्यूचुअल फंड को इसके सीएजीआर के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। मैंने इस म्यूचुअल फंड को जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो सीएजीआर हो सकता है किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, 1% या आधा % ज्यादा हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है मिड कैप कैटेगरी, और जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमारे पास म्यूचुअल फंड आ जाता है वो आ जाता है कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इसके शार्पर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसका शार्पर रेशियो है 0.18 का, अल्फा इसका है 1.32 का, एक्सपेंस रेशियो इसका लो है 0.48% का, जो कि अच्छी बात है। वोलेटिलिटी इसकी 16.92% की है। पी रेशियो भी इसका लो है, वो है 42.95% का। फंड साइज इसका अच्छा है, 21,996 करोड़ रुपीस का फंड साइज है। 5 ईयर्स का सीएजीआर है 15.49% का, 3 ईयर्स का सीएजीआर है 26.66% का। अगला फंड हमारे पास आ जाता है स्मॉल कैप से। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमारे पास जो फंड आ जाता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ये एक्चुअली में काफी बड़ा फंड साइज है, वो है 22,158 करोड़ रुपीस का। शार्पर रेशियो इसका 0.43 है, अल्फा 4.9 है, एक्सपेंस रेशियो 0.87 है। एक्सपेंस रेशियो हो सकता है कि इस फंड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो एज कम्पेयर टू बाकी स्मॉल कैप फंड्स। वोलेटिलिटी और पीई रेशियो की बात करते हैं तो ये बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड जैसी ही है। सीएजीआर इसने दिया है 17.76% का, पिछले 5 साल में। सीएजीआर 3 ईयर्स का है 35.76% का। मैं इस कैटेगरी में वैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को रखना चाहता था, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है उसका जो पीई रेशियो है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जब हम बात करते हैं अल्फा और एयूएम की, ये दोनों ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़े से कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को नहीं रखा है। अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास म्यूचुअल फंड आ जाता है वो आ जाता है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का जो शार्पर रेशियो है वो है 0.51 का, अल्फा है 3.85 का, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 1.06 का। वोलेटिलिटी एज कम्पेयर टू बाकी दूसरे जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ठीक है, 17.16% की है। पी रेशियो भी इसका अच्छा है 21.35% का, जो कि बाकी काफी सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से लो है। फंड साइज इसका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा का है, यानी कि 29,749 करोड़ रुपीस का इसका फंड साइज है। 5 साल के सीएजीआर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 13% का है। अगर हम 3 ईयर्स के सीएजीआर की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 20% का है। वैसे तो इस कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन अगर हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को पॉपुलैरिटी जो मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिटर्न्स की वजह से मिली थी। अब जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड था जिसकी जो इक्विटी होल्डिंग्स थी वो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स भी थी। अब क्योंकि पास्ट में फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स में यानी कि यूएस स्टॉक होल्डिंग्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, जिस वजह से पारंपरिक ने भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए थे। लेकिन क्योंकि सेबी ने अभी फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो पारंपरिक की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी न्यू इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटी होल्डिंग्स में ही जाएगा। बट आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो आप उसको एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से किसी बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड में पारंपरिक के अलावा जो हमारे पास फंड है वो है, जैसे कि हमने देखा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना बहुत से लोगों के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस परेशानी यहाँ पर ये आ जाती है कि क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट पे बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन्वेस्टर्स के मन में यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने वो जर्नी स्टार्ट की थी ईलिसिस म्यूचुअल फंड्स के साथ। ऑब्वियसली मुझे 80C में डिक्लेरेशन जो दिखाना था, इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बीच में कोई डिफरेंस भी होता है या फिर एक्सपेंस रेशियो नाम की भी कोई चीज होती है। तो मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी वो किसी एजेंट के थ्रू रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी, जिनके बारे में मुझे 1-2 साल के बाद पता चला। तो अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि किस ऐप के थ्रू आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एक ऐसी ऐप से जहां पर आपको सारी डिटेल्स एक ही जगह पर मिल जाएंगी और टोटल ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो आप अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं IND मनी के साथ। इवन आप IND मनी पे अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, वो भी 0% कमीशन पे। यानी कि आप बिल्कुल फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं SIPs की, तो आप वीकली या मंथली SIPs तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन
IND मनी पे आप कर सकते हैं डेली SIP, वो भी स्टार्टिंग विद जस्ट ₹10। आपको इन SIPs को पॉज करना हो या एडिट करना हो या फिर रीस्टार्ट करना हो, आप सभी कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस ऐप पर आप अपने सभी टैक्स अमाउंट्स को क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को जब भी रिडीम करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो टैक्स कितना लगेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है। और इवन आप म्यूचुअल फंड्स में पीयर कंपैरिजन करके IND रैंकिंग देखकर ये चेक कर सकते हैं कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही नहीं, अगर आप US स्टॉक्स में भी डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप IND मनी के थ्रू जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज, जीरो मेंटेनेंस फीस, जीरो अकाउंट ओपनिंग के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। और अपने फेवरेट US स्टॉक्स में आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपना US स्टॉक अकाउंट को फंड करने के बाद आपको एप्पल के वर्थ अप टू ₹1000 के स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। IND मनी के साथ इवन आप US स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP मोड से कर सकते हैं। आप बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो, अपनी मंथली या वीकली SIP IND मनी के साथ स्टार्ट करो, स्टार्टिंग विद जस्ट ₹500। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी IND मनी के साथ US स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो उन सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। आई नो आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यार ये कैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके रिटर्न्स तो और बाकी जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर उनसे भी काफी ज्यादा लो हैं। अगर हम मिड कैप में PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को देखते हैं तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम स्मॉल कैप में देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को या फिर कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड को, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जो कि बात आपके बिल्कुल सही है, उन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैटेगरी के अंदर काफी हाई परफॉर्मेंस दी है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आज की जो वीडियो है ये है बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स। जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स काफी ज्यादा हाई हैं, उन म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली में रिस्क भी उतना ही ज्यादा हाई है। और ऑब्वियसली अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क काफी ज्यादा हाई है तो उन म्यूचुअल फंड्स को आप बाय एंड फॉरगेट तो नहीं कर सकते। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बाय एंड फॉरगेट वाले केस में यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो अप्रोच है म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने की, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू वो म्यूचुअल फंड जो कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं उन सभी कैटेगरीज के जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप ये जरूर कहेंगे कि मैंने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स फंड इंक्लूड क्यों नहीं किया है, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को इंक्लूड क्यों नहीं किया है। जबकि अगर हम इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड भी ऑलमोस्ट लार्ज कैप फंड के बराबर के रिटर्न्स ही दे देते हैं। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में रिस्क एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं यहाँ पर जो आपका रिस्क एडजस्टमेंट होता है ये काफी ज्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। तो अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप फंड क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर फंड मैनेजर मार्केट में आए किसी भी टर्बुलेंस के हिसाब से या मार्केट में अगर कोई भी टेंशन आती है तो उसके हिसाब से एक सेफर अप्रोच लेके चल सकते हैं। तो आपको जो कैपिटल है वो वहां पर सेफ रहता है, आपका रिस्क जो है वो लॉन्ग टर्म में काफी कम रहता है। आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। एक और जो बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये कि ऑल्दो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दी है तो यहाँ पर आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो गए हैं। स्टॉक मार्केट कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हमेशा थोड़ा सा रिस्क आपका बना रहेगा। तो जिस तरह की स्ट्रेटेजी मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने में लगाई है, इसके हिसाब से आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगले 5 साल, 8 साल या इवन 10 साल तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बिना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा ट्रैक किए। आई एम वेरी श्योर कि ये म्यूचुअल फंड्स आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी एक नजर अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने या दूसरे महीने में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बार बार देखने की जरूरत है। आप 1 साल में, 1.5 साल में या इवन 2 साल में भी अगर एक बार एक नजर अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर डाल लेते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको मार्केट के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, लेकिन इवन अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेके सिर्फ और सिर्फ डेट फंड्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर भी आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग जरूर रखनी चाहिए। IND मनी एक बिल्कुल सेफ ऐप है और इसको 6 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर IND मनी ऐप को डाउनलोड करें और अपने 1000 रुपीज के फ्री एप्पल के स्टॉक्स को क्लेम करें अपने US अकाउंट को पहली बार फंड करने पर। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट गाइड बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ अच्छी नॉलेज जरूर मिल पाई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।